तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के एक ऐसे निबंध को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो। ये जो निबंध है ना भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए नाम जान लेते हैं इसका। तो बच्चों, इसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। ये कई प्रकार से आता है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो भैया आज हिंदी में ना हम 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ेंगे और आखिर हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे कैसे, कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है ना वो इंप्रेस होकर हमें पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो ये निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण पर आज हम निबंध पढ़ेंगे और जैसा मैं बताऊंगा ऐसा अगर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको बच्चों पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। आपका क्लास 12 में ये पूरे 9 नंबर कंप्लीट कराएगा और क्लास 10 में भी जितने नंबर का आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जब भी हम कॉपी लिखेंगे ना खूब प्यारा सा ये वाला हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना, देखो निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हेडिंग। अगर आपने अच्छे से हेडिंग डाल के लिख रखा है ना तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। और अगर आपने बस ऐसे एक सीरियल से लिख दिया है बिना हेडिंग डाले तो नंबर आपका कम हो जाएगा। एक चीज और, अगर हेडिंग आपका अच्छे से पढ़ा है, उसके अंदर आपने खुद से लिख दिया है ना अच्छे से, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है एकदम बुक को रट कर जाए वही लिख कर आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब आप निबंध लिखो ना तो सबसे पहले आप एक रूपरेखा लिख दो। ऐसे रूपरेखा के अंतर्गत हम वो चीजें लिखेंगे ना, वो हेडिंग लिखेंगे जो हमें निबंध में डालना है। जैसे देखो रूपरेखा सबसे पहले आपको लिखना है। इसमें पहला हेडिंग रहेगा बच्चों प्रस्तावना। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखो, चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिखो, चाहे आतंकवाद पर लिखो, चाहे विज्ञान वरदान पर लिखो, ठीक है, लेकिन पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर रहेगा। ठीक है, अब बाकी के जो हेडिंग रहेंगे वो रहेंगे निबंध से रिलेटेड हेडिंग। जिस हेडिंग मतलब जिस टॉपिक के निबंध को आप लिख रहे हो ना उसके हेडिंग रहेंगे और लास्ट में उपसंहार रहेगा। जैसे देखो हम पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो हमारा रहेगा प्रदूषण का अर्थ क्या है, ये हेडिंग रहेगा। उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, ये हेडिंग रहेगा। प्रदूषण के प्रकार में जो भी चीजें हैं वो भी आप यहां 1 2 3 करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्या और हानियां क्या है, ये निबंध रहेगा, ये हेडिंग रहेगा। समस्या का समाधान कैसे करेंगे और लास्ट में उपसंहार आपका हेडिंग रहेगा। मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आप एक रूपरेखा लिख लो कि आपको निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। अब ये जो आपने यहां से लेकर यहां तक जो हेडिंग डाले हैं ना, इसी एक एक हेडिंग को डालकर हमें ये पूरा निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है बच्चों प्रस्तावना। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हेडिंग हम डालते हैं बच्चों प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखेंगे भैया, आखिर पर्यावरण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा इसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना में। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम सेम यही लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, हेडिंग अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रस्तावना जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। भैया जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है ना वही तो हमारा पर्यावरण है। आगे देखो, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। हमें इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। जब से ये वैज्ञानिक लोग बढ़िया मोटर गाड़ी ये सब हेलीकॉप्टर बना दिए हैं ना तो धुआं ज्यादा निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हमारा हो रहा है। भैया आगे देखो, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। मतलब प्राचीन काल में, पुराने जमाने में और मध्यकाल में ना ये प्रदूषण की समस्या नहीं थी, क्योंकि गाड़ी मोटर नहीं थे, सब पैदल ही जाते थे या फिर बैलगाड़ी से जाते थे। अब बैलगाड़ी में कहां भैया धुआं निकलेगा। ठीक है, आगे देखो, ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ये जो प्रदूषण है ना ये वैज्ञानिक प्रगति के कारण,
जो नए नए आविष्कार हुए हैं ना, और शस्त्रास्त्रों, जो शस्त्र का निर्माण किया गया, आइटम बम, ये भैया राइफल AK-47 और भी बहुत सारे बॉम्ब हैं, ठीक है, इन सबके निर्माण से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। देखो अब जगह जगह युद्ध होते रहते हैं, अब युद्ध होगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, धुएं निकलेंगे। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है। भैया हमें क्या चाहिए? स्वच्छ वायु चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए, और पानी चाहिए भैया पीने के लिए, बहुत है जिंदगी के लिए, ठीक है। किंतु यदि ये दोनों चीजें ही दूषित हो जाए तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये दोनों सोचो, ये दोनों दूषित हो जाए, पानी और वायु प्रदूषित हो जाए, तो हमारे लिए कितना हानिकारक है भैया, एकदम टाई फिश हो जाएगा। अतः इस भयंकर समस्या के कारण एवं उनके निराकरण उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वो दुखद दिन अब आ गया है। मतलब प्रदूषण में ही एक ध्वनि प्रदूषण है, जो खूब डीजे उजे बना के बढ़िया ये नागिन डांस करते हैं ना भैया, वो भी हमें प्रदूषित करता है। ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? चलो भैया अब दूसरा हेडिंग क्या रहेगा? देखो दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ। देखो हम अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ये ध्यान रखना। और भैया निबंध है तो थोड़ा बड़ा तो लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, प्रदूषण का अर्थ क्या है, ठीक है, आखिर प्रदूषण है क्या, ये दूसरा हेडिंग है। अब इसको समझो। प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। वातावरण अगर स्वच्छ रहेगा ना तो हमारे जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मतलब जब हमारे पर्यावरण में ना कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी चीज बढ़ने लगती है या जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आगे देखो, यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यह जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना भैया, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या क्या बढ़ेगी, लोगों के पास जगह नहीं रहेंगे, वो पेड़ों को काट काट के अपना घर बनाएंगे, लकड़ियां काट कर यूज करेंगे। तो भैया जब पेड़ों को काटा जाएगा ना तो भैया पर्यावरण प्रदूषण नहीं रोक पाएंगे और बढ़ता जाएगा। पर्यावरण को प्रदूषण को रोकना है तो पेड़ पौधे लगाओ, तभी ये प्रदूषण रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सोचो वो हमें जीवन दे रहे हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखें ना तो पेड़ पौधे हमें जीवन प्रदान करते हैं। आगे देखो, औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। प्रदूषण का अर्थ है ये, ठीक है। आगे देखो, प्रदूषण के प्रकार बच्चों, प्रदूषण के प्रकार पे अब हम लोग आ चुके हैं, एक एक प्रकार को हम समझेंगे। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। देखो यहां पे जो आप लिखना ना, ऐसे वन ऐसे करके लिख देना रोमन अंक में, ठीक है। सारे के सारे जो प्रकार है ना उसको रोमन अंक में लिख देना, क्योंकि 1 2 3 करके मैंने ऑलरेडी वो हेडिंग लिखा है। आप यहां पे 1 2 3 नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो प्रदूषण देखो, सबसे पहला वायु प्रदूषण है, ये प्रदूषण के प्रकार है। आप चाहो तो रूपरेखा में इसको भी लिख सकते हो, प्रदूषण के प्रकार, फिर 1 2 3 4 5 रोमन अंक में करके इसको लिख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। देखो वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम लोग जो है ना सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तभी तो हम लोग जीवित हैं भैया।
फिर देखो, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। भैया पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं आप खुद ही समझ लो, वही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तभी हम जीवित हैं, नहीं तो अब तक सांस फूल रही होती। ठीक है, आगे देखो, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, घने जंगलों से ढके पहाड़ आज नंगे दिखाई पड़ते हैं। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। मतलब पेड़ पौधे को लगातार काटा जा रहा है भैया, जिससे वायु जो है प्रदूषित हो गई है। रोको, रोहित कोहली वाला नहीं, रोको, इस प्रदूषण को रोको, नहीं तो एक दिन ना इतनी गर्मी हो जाएगी ना, इतनी गर्मी हो जाएगी कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ये ध्यान रखना। पेड़ पौधे लगाओ, और आप लोगों ने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं कमेंट कर देना भैया। लो स्क्रीनशॉट लो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा नंबर भी वहां पे मिल जाएगा, जाकर कॉल वॉल करो, चैटिंग वेटिंग हो। ठीक है, चलो दूसरा देखो भैया, ये दूसरा प्रकार है प्रदूषण का, जल प्रदूषण। देखो, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को ही जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। भैया अगर जल प्रदूषित होगा, देखो वायु के बाद देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जल है। देखो पहले तो हमें सांस लेना जरूरी है, जल, देखो हम वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकते, और जल के बिना 1-2 दिन रह सकते हैं, फिर उसके बाद जल के बिना भी नहीं रह सकते। तो जल भी प्रदूषित हो रहे हैं, रोको इनको। जो गंदगियां है ना वो नदियों में छोड़ा जा रहा है, ये सब रोकना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखो, ध्वनि प्रदूषण। अब ये भैया नई समस्या है, बढ़िया लाउड स्पीकर डीजे उजे साउंड वाउंड का आविष्कार कर दिया गया, आज बजा के खूब डांस करते हैं और हमारे कानों की जो क्षमता है ना उसको कम कर रहे हैं। देखो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, हमारी जो सुनने की शक्ति है ना उसका ह्रास होता है, उसमें कमी होती है। साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से ना मानसिक रोग भी हो सकता है। ध्वनियों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है डीजे उजे थोड़ा कम बजाओ, ये गाना मत सुनो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। चलो चौथा क्वेश्चन, चौथा हेडिंग देखो भैया, रोमन अंक में इसको लिखना बच्चों। ये देखो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। जो भैया परीक्षण किया जाता है ना एटम बम का, परमाणु बम का, इससे बहुत रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो प्रदूषित करते हैं हमारे पर्यावरण को। और सोचो युद्ध हो रहा है, कहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कहीं किसी से हो रहा है, ये सब जो युद्ध होते हैं ना, इसके जो धुएं निकलते हैं ना भैया, हमारे ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इन अज्ञानियों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। क्या मिलेगा उनको, बस लोगों की जान जाएगी। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा, चाहे वो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन हो या फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कोई लेकर आया है ना जाएगा भाई, समय आने पर सब चला जाएगा, सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। क्यों युद्ध करें, प्यार से रहो। हमारे मोदी जी ने देखो युद्ध को होने ही वाला था इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन अब रुक गया, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो, दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे, और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा सकी है। बताओ, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान पर। जापान में है हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे लाखों लोग मारे गए, अपंग हो गए, और आज भी जो बच्चे पैदा होती है ना वो सब एकदम विकलांग पैदा होती है। क्या फायदा युद्ध करने से भाई, मुझे तो कुछ नहीं लगता। आगे देखो, एक और है भैया, पांचवा,
थोड़ा थोड़ा करके प्रकार वाले में लिख देना। रासायनिक प्रदूषण, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। नोट करो खटाखट। चलो आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। भैया जो प्रदूषण की समस्या है और उससे हानियां क्या है वो भी जान लो। देखो, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। मतलब निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, भूमि का कटाव हो रहा है, ओजोन परत सिकुड़ रहा है, धरती के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है और वनों का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं ना, इन सब ने मिलकर हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। लोग एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगे, मैं उनसे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। इस होड़ में वो तकनीक ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और भी अभी थोड़ा देखो, युद्ध में आधुनिक तकनीकों पर आधारित मिसाइलों और परीक्षास्त्रों ने जन धन की अपार क्षति तो की ही, साथ ही पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट, उत्पादन में कमी और विकास प्रक्रिया में बाधा आई है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। भैया ये सब प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां थी। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना भैया? अरे ले लो, काम आएगा, ठीक है। बस देखते मत जाओ। समस्या का समाधान कैसे करेंगे? आखिर पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? हम ही कर सकते हैं वो, ठीक है। देखो, समस्या का समाधान, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। आप लोग कमेंट करना आपने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, और मैं एक सजेशन आपको दूंगा। आप लगाते हैं, अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो ना तो कम से कम अपने बर्थडे के दिन जो आपका बर्थडे हो, जैसे मान लीजिए 20वां बर्थडे है तो आप 20 पेड़ लगाओ, 21वां बर्थडे हो 21 पेड़ लगाओ, इतना तो कर ही सकते हो। आगे देखो, मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये निबंध है, इसमें आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी बहुत बड़ा बता रहे हैं। अरे भैया निबंध है, बड़ा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग हमारा आ गया बच्चों, उपसंहार, ठीक है। यही हमारा लास्ट हेडिंग है। उपसंहार लिखना बहुत जरूरी है। कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण से निपटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इसमें लिखना है। देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास
किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। बस बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा निबंध हो चुका है पर्यावरण प्रदूषण का। चलिए दूसरा निबंध देखें। तो भैया आज का हमारा निबंध यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताया। आप हाई स्कूल में हो तो अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, थोड़ा छोटा बड़ा करके। इंटरमीडिएट में हो तब तो आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देगा अगर ऐसे आपने निबंध लिख कर आया तो कैसा लगा आपको आज का ये निबंध? भैया वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।